हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक जो थी क्लास 7 की, उसके ज्योग्राफी के हमने चैप्टर जो है कि पढ़ रखे थे। आज मैं आपको ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 6 है, वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन, क्या नाम है उस चैप्टर का? वाटर एंड इट्स सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का क्लास 7 न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक का, उसका मैं पार्ट 2 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखने वाले हैं। दोस्तों, जब चैप्टर लंबा होता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 से 3 वीडियो में उस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूँ, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार नहीं जुड़े हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो ये मेरी इस आदत को आप अच्छे से जानते होंगे। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को देख रहे हैं आप, तो एक काम करें, आप इसको आप जो है कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए, सेकेंड पार्ट में हम लोग को जो हेडिंग पढ़नी थी, जो हम लोग को देखना था, वो देखना था, क्या देखना था? हम लोग को देखना था टेम्परेचर ऑफ ओशियन करंट। ठीक है, इसके जो पहले हेडिंग्स हैं वो सारी मैंने पढ़ा दी हैं और ये हेडिंग्स आपको मुझे देखनी थी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पिछले चैप्टर्स को अगर आपने नहीं देखा है, हिस्ट्री के चैप्टर्स को आपने अगर नहीं देखा है, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 to 5 आपने नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए, तो टेम्परेचर ऑफ ओशियन करेंट्स, ओशियन वाटर के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो ओशियन का वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो क्या होता है? बाई नेचर कैसा होता है? सॉल्टी होता है, खारा होता है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की मात्रा, अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के होने के नाते उस वाटर का नेचर कैसा होता है? सॉल्टी होता है, वो खारा लगता है, यानी नमकीन पानी लगता है। तो सी वाटर को हम एज ए ड्रिंकेबल वाटर के रूप में यूज़ हम उसको नहीं कर पाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसको यूज़ हम नहीं कर पाते, वो यूज़ होता नहीं है, पोर्टेबल वाटर वो नहीं कहा जाता। तो अब उसके टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना, वार्मेस्ट नियर इक्वेटर्स, तो जो इक्वेटर रीजन होता है, अब इक्वेटर रीजन क्या होता है? सपोज कर लो ये आपकी अर्थ है, तो ये जो बीचों बीच में जो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, ये लाइन्स आपको देखेगी नहीं, ये मानी गई लाइन है, ठीक है, इसको माना गया है, कंसीडर किया गया है। तो अब जितने कंट्रीज इस लाइन के आसपास पड़ते हैं, ठीक है, इसको 0 डिग्री माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको 0 डिग्री माना जाता है। तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया पे पड़ने वाले जितने भी कंट्री होंगे, वहाँ जो ओशियन वाटर अगर चल रही होंगी, वहाँ अगर ओशियन वाटर होगा, तो वो क्या होगा? इक्वेटर पे इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? वार्मेस्ट हो जाता है, ये गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं, सन रेज जो होती हैं, वो सीधे सीधे इस पर पड़ती हैं। अब आ जाते हैं कूलर टूवर्ड्स पोल्स, और जो पोल्स होते हैं, जैसे ये आपका एन पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो इस एरिया में अगर कोई ओशियन वाटर पाया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? कूलर होगा, ठीक है। अब इक्वेटर के नज़दीक में जो ओशियन वाटर पाया जाएगा, उसका टेम्परेचर अधिक होगा। लेकिन इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में, अगर कोई ओशियन वाटर पोल्स पर पाया जाएगा, तो उस पर जो वाटर पाया जाएगा पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर उसका कूलर होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस एट नॉर्थ हेमिस्फीयर। टेम्परेचर का अगर डिफरेंस देखा जाए, यानी सबसे कम टेम्परेचर कब होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है, वो सबसे ज़्यादा आपको किस में देखने के लिए मिलता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया? ये एरिया, ये जो एरिया है, इस एरिया में ओशियन वाटर में जो टेम्परेचर होता है, उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने को बहुत ज़्यादा हमको मिलता है। यानी कुछ कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ओशियन वाटर का, और कुछ कुछ एरियाज में कम भी होता है। अगली आपकी हेडिंग क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन, ठीक है। ओशियंस के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? अगर ओशियन न रहे, महासागर न रहे, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? अगर हैं तो हमें इनसे फ़ायदा क्या है? भाई, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस तभी तो समझ में आती है जब उसके न होने से नुकसान हो और उसको होने से फ़ायदा हो।
अगर किसी चीज़ के न होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। अगर किसी चीज़ के होने से आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, आप उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपका उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो आइए देख लेते हैं भाई कि ओशियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। प्राइम सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये जो ओशियंस होते हैं ये ह्यूमिडिटी के और प्रेसिपिटेशन के प्राइम सोर्स होते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो उमस का मौसम जब होता है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो एयर होते हैं, एयर में वाटर वेपर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो एयर में जब वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तो हवा में नमी बढ़ती है, और जब हवा में नमी बढ़ती है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो उसका अगला जो रिजल्ट होता है वो बारिश के रूप में होता है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रही तो बारिश होती है, तो बारिश होने में ये सहायता कराते हैं, और ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने में प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश, उसको होने में ये प्राइम सोर्स होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, मॉडरेट द कोस्टल रीजन्स, ठीक है। सी के आसपास, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है उसके टेम्परेचर के क्या करते हैं, मॉडरेट रखते हैं, न बहुत ज़्यादा गर्मी होने देते हैं न बहुत ज़्यादा सर्दी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मुंबई शहर का नाम आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि मुंबई में टेम्परेचर बराबर क्या होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पे और न बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो अपने गोरखपुर में तो अभी 1-1.5 महीने पहले गजब की ठंडी पड़ रही थी, इतनी ठंडी थी कि बाहर निकलना मुश्किल था, टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री तक पहुँच गया था। तो ये चीज़ें मुंबई में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। मुंबई में शीतलहर नहीं आपको देखने को मिलेगी, मुंबई में बदरी बदरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से ठंडी आपके यूपी में पड़ती है, ठीक है, उस पूर्वांचल एरियाज़ में, बाकी लगभग पूरे यूपी में जो ठंडी पड़ती है, जो विंटर सीजन देखने को मिलता है, वैसा मुंबई में देखने के लिए आपको मिलता है, नहीं मिलेगा। क्योंकि कोस्टल रीजन जो होते हैं ना, उनके टेम्परेचर मॉडरेट होते हैं, ठीक है। और मॉडरेट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, आपका ओशियन होता है। यही बात इसमें लिखा गया है कि मॉडरेट द कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन यानी कि जो समुद्र तटीय इलाके, यानी ऐसे इलाके जो सी के अगल बगल होते हैं, समुद्र के अगल बगल में होते हैं, उनका टेम्परेचर क्या करता है, मॉडरेट रखता है। उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मरीन लाइफ, यानी कि मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। मरीन लाइफ का मतलब क्या हुआ, समुद्री जीवन। समुद्री जीवन का मतलब क्या हुआ कि एक से एक रेयर प्लांट्स और आपके एनिमल्स, ठीक है, समुद्र में रहते हैं। बहुत से टाइप की मछलियाँ रहती हैं, बहुत से टाइप के आपके ऑक्टोपस रहते हैं, बहुत से टाइप के आपके केकड़े वगैरह रहते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, बहुत से प्रकार के अजीब अजीब आपके पेड़ पौधे रहते हैं जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी उस समुद्र के पानी में ही सुरक्षित रहते हैं, सी वाटर में ही इनकी लाइफ होती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो इन्हीं समुद्र में, इसी ओशियन में रहते हैं। तो इस हिसाब से भी ये आपका ओशियन क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगला पॉइंट इसका क्या है, सॉल्ट एंड मिनरल्स। सी वाटर में सॉल्ट पाया जाता है, और सॉल्ट अच्छा खासा चीज़ होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है, और सॉल्ट के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं समुद्र में। तो सॉल्ट और मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा ओशियन क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसके बाद से टाइड्स कैन बी हार्सेंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट क्या है कि वो समुद्र जो होता है, जो ओशियन होता है, उसमें टाइड्स आते रहते हैं, हाई टाइड लो टाइड, यानी कि एक बार पानी ऐसे ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। तो जो टाइड जो होते हैं उसको टाइड कहते हैं। तो हाई टाइड लो टाइड जब आता है तो उसको हार्सेन करके, उसको एक्सेलरेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिजली पे ही पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हमको ओशियन से मिलती हैं, इसलिए हमारा ओशियन क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो यानी कि ओशियन वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, जो समुद्र का पानी, जो ओशियन का वाटर जो आपका बहता है, ठीक है, या फ्लो होता है, तो उसके दो काइंड होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो वेव के रूप में होता है, दूसरा वो किसके रूप में होता है, करंट के रूप में होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वेव क्या होता है, ठीक है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपका ये सरफेस वाटर है, ठीक है, ये आपका सरफेस वाटर है, ये आपका वाटर है, शांत समुद्र में पड़ा हुआ है। तो जब विंड यहाँ से गुजरती है, जब हवा यहाँ से गुजरती है,
तो वो क्या करती है, तो इसमें वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। सपोज कर लीजिए कि ये हवा आपकी आ रही है, ये एयर आपकी आ रही है, ठीक है। तो एयर जब वाटर के सरफेस को टच करती है तो वाटर के सरफेस को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। डिस्टर्ब करती है तो ये जो वाटर होता है वो उसको आगे ढकेलती है। हवा जो होती है, जो विंड होती है, सरफेस के वाटर को आगे पुश करती है। तो जब आगे पुश करती है तो ये सरफेस जो वाटर होता है ये थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है। इतना ऊंचा तो नहीं उठता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये उठता है। तो थोड़ा सा पुश करती है तो उठ जाता है, फिर वो सरफेस गिर जाता है, फिर वो उठता है। एक प्रकार से ये एक जो है कि सीरियल वाइज में काम होने लगता है। तो जब ये उठने और गिरने का काम जब एक हिसाब से, एक क्रम से होने लगे, एक ऑर्डर से होने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो अब इसमें ये जो आपका हिस्सा होता है, ये जो उठा हुआ एरिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपर पार्ट क्रेस्ट कहते हैं। यानी जो अपर पार्ट होता है वेब का, जो अपर पार्ट होता है, उठा हुआ जो हिस्सा होता है, उसको क्रेस्ट कहा जाता है। और ये जो लोअर जो पार्ट होता है, ये यहाँ से जो ये लोअर जो पार्ट होता है, ये वाला जो इसका हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो सरफेस से जो आपकी ये सरफेस से जो आप क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको वेव हाइट कहते हैं। यानी ये जो सरफेस आपका वाटर का है और ये सबसे ऊपर उठा, ये तो एक बार ऊपर उठा तो ये एक क्रेस्ट हो गया। तो सरफेस से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वाटर हाइट कहते हैं। और दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। यानी ये जो दो क्रेस्ट है, ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसको क्या कहेंगे, वेव हाइट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके होते हैं, तो अब इस हिसाब से वेव की आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ वाटर पार्टिकल्स पुश्ड बाय विंड। यानी विंड के द्वारा जब वाटर पार्टिकल्स को पुश किया जाता है तो ये अप और डाउन ये जब होते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अब वेव्स कम होती हैं, ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है हवा की स्पीड पे। हवा तेज गति से बहती है, विंड बहुत फास्ट अगर ब्लो होती है तो ये जो हाइट होता है ये इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट के आपके क्रस्ट बनने लगते हैं। और हवा अगर हल्की सी बह रही है, धीमे धीमे हवा बह रही है, तो ये जो हाइट और कम होती जाती है और बहुत हल्का सा वेव वो नज़र आता है। लेकिन जब हवा बहुत तेज पास्ट होगी, तेज जब हवा बहेगी, तो ये जो वेव है लंबी लंबी वेव नजर आएंगी और ऊपर थोड़ा हाइट वाली वेव ये नजर आएंगी। अब अगली हेडिंग आपकी बुक में जो दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, सुनामी। सुनामी क्या होता है, ये एक जापानीज वर्ड होता है, ठीक है। और जापानीज वर्ड में सुनामी का मतलब होता है ऊंची लहरें। तो ह्यूज टाइडल वेव्स ही होती हैं, यानी जब लहरें इतनी ऊंची उठ जाएं, ठीक है, कि वो बहुत खतरनाक हो जाएं, तो लहरों के बहुत ज़्यादा ऊपर उठने और तेजी से नीचे गिरने की प्रक्रिया सुनामी कहलाती है। और ये कई कारणों से होता है। जब कभी समुद्र के नीचे जो उसका बॉटम होता है, बॉटम के बहुत नीचे कभी कभी जब क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेटें खिसक जाती हैं, तो प्लेटें खिसकने से बहुत ज़्यादा हैवी डिस्टर्बेंस होता है। और हैवी डिस्टर्बेंस होने की वजह से नीचे से बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र से ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे फटाफट खींचा जाता है। और ये प्रक्रिया बहुत तेज गति से होती है, ठीक है, बहुत ही स्पीड से पानी नीचे जाएगा। तो जब पानी नीचे जाएगा तो फिर जो अब थर्स जब बल लगेगा, जब फोर्स लगेगा, तो उतने फोर्स से पानी फिर ऊपर भी आता है। तो ये प्रक्रिया जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और सुनामी आना बहुत डेंजरस होता है। सुनामी जब आती है तो अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लेकर के आती है, क्योंकि कम से कम सैकड़ों फीट उसकी लहरें ऊपर उठती हैं और उन लहरों में इतना फोर्स होता है, ठीक है, 100 से लेकर के 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक की स्पीड उसमें होती है और बहुत तेज गति से ये सब होता है। तो समुद्र के आसपास के जो निचले इलाके होते हैं उसमें इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि लोग वैसे ही वहाँ पे मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही इससे मचती है, बहुत ज़्यादा तबाही इससे होती है। अब आइए देखते हैं अगली हेडिंग आपकी है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होते हैं, तो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल जो आपका ओशियन वाटर का होता है, ओशियन वाटर का एक पीरियोडिकल, ठीक है, यानी नियमित रूप से समय समय पर
जो लहरों का उठना और लहरों का जो गिरना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। अब ये पीरियोडिकल राइज और फॉल ऑफ ओशियन वाटर होता है। क्या होता है? पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। तो ये दिन में 2 टाइम्स होता है, ठीक है। एक बार जो है कि क्या होता है कि पानी, समुद्र का पानी यानी सी वाटर ऊपर उठता है और फिर नीचे आ जाता है। तो जब वो पानी सी लेवल जब ओशियन का वाटर आपका जब ऊपर उठेगा, ठीक है, तो उसको हाई टाइड कहते हैं, ठीक है। यानी पानी के ऊंचे उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाई टाइड कहते हैं। और जब पानी नीचे आ जाता है, वापस नीचे गिर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लो टाइड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लो टाइड्स कहते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि सर ये हाई टाइड और लो टाइड होता क्यों है? यानी ऐसा क्या होता है कि सी वाटर जो है एक बार ऊपर ऊंचा उठता है, फिर एक बार नीचे गिर जाता है, और ये काम 2 बार होता है, पूरे 24 आवर में 2 बार होता है काम। तो इसके पीछे क्या है? सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ के प्रति, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और मून का भी अपना होता है। तो होता क्या है कि सन और मून के जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं अर्थ पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के नाते वो फोर्स क्या करता है कि दिन में एक बार पानी को अपनी ओर खींचता है। जब पानी को अपनी ओर खींचेगा तो वो हाई टाइड होगा, और जब नीचे पानी गिर जाएगा तो उसको लो टाइड हो जाएगा। तो ये 2 बार होते हैं। अब हाई टाइड लो टाइड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, या जो लहरों, जो ओशियन वाटर के ऊपर ऊंचे उठने और गिरने की जो प्रोसेस होती है, कितना ऊंचा पानी जाएगा, ये डिपेंड करता है कि अर्थ, मून और सन की पोजीशन कहाँ है। जब अर्थ, मून और सन, अर्थ, मून और सन ये तीनों एक साइड में होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं कभी कभी, तब जो कि टाइड और ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इनकी पोजीशन उल्टे भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ मून से दूर हो जाता है और मून सन से भी दूर रहता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, और जो इसका फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, वो भी कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कम या ज़्यादा होने के नाते हाई टाइड और लो टाइड के फोर्स में भी अंतर आपका आ जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे, यानी टाइड्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। तो टाइड्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, बहुत सारे मामलों में टाइड्स काम आती हैं, हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आपका होता है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि जो पोर्ट्स होती हैं, यानी पोर्ट ऐसा जगह होता है जहाँ से समुद्री जहाज, ठीक है, जो सी में जो बोट्स, आपके बड़े बड़े जो बोट्स चलते हैं, जो बड़े बड़े जो शिप चलते हैं, ठीक है, तो जब हाई टाइड होती है तो पानी ऊपर को आ जाता है, और किनारों पे भी पानी अच्छा खासा जमा हो जाता है, जिससे वो जो शिप होते हैं आसानी से किनारों तक आ जाते हैं, और उनको किनारों तक आने में ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद से फिशिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हाई टाइड्स होती हैं, पानी जब ऊपर उठता है, तो नीचे से मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, वाटर सरफेस पे आ जाती हैं, या किनारों पर अधिक से अधिक मछलियाँ आ जाती हैं। तो मछलियों को मारने में या मछलियाँ इकट्ठा करने में और जाल बिछाने में अधिक से अधिक मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। तो फिशिंग के पर्पज़ से भी हाई टाइड्स आपका इम्पॉर्टेंट होता है, और जहाज़ों को किनारे तक पहुँचाने में भी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद से अगर टाइडल एनर्जी को हम एक्सेस कर लें, तो टाइडल एनर्जी को एक्सेस करके उसको हार्सेंड करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी से बिजली भी जनरेट की जा सकती है। फिशिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं ये, मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं, और शिप्स को किनारे तक लाने में भी ये सहायता करते हैं। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका बचता है, और जो बचता है ओशियन करेंट्स। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तीसरे पार्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ और लेंदी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये अगर आपको पसंद आया हो मेरा समझाना, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।